ईरान की सरकारी मीडिया ने भी इसकी पुष्टि की है। इजरायली हमले में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के कमांडर हुसैन सलामी की मौत की पुष्टि हुई है। हमले में ईरान के दो प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहरानची और फरदून अब्बासी भी मारे गए हैं। इजराइल ने दावा किया है कि हमले में ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाघेरी, सेना के अन्य बड़े अधिकारी और कुछ वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। ये तस्वीरें हैं जो कि मोसाद कमेंट्री के द्वारा नातांज पर हुए हमले की डाली गई हैं कि नातांज में परमाणु फैसिलिटी पर कुछ इस तरह से हमला हुआ है। कुछ इस तरह की वीडियो फुटेजेस भी निकलकर आई हैं। देखिए, पूरी दुनिया को यह पता है कि ईरान लगातार परमाणु हथियार विकसित करने का प्रयास कर रहा है। पूरी दुनिया को पता है कि यूरेनियम एनरिचमेंट का काम ईरान कर रहा है। मैं थोड़ी सी जानकारी यहां पर आपको एडिशनल देना चाहूंगा। असल में यूरेनियम जो है ना, वो यूरेनियम 92-235 नाम से जो इसका समस्थानिक आता है, आइसोटॉप आता है, यही सबसे ज्यादा न्यूक्लियर एक्टिव माना जाता है। कहा जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में उसी का उपयोग होगा। उसके जो अन्य समस्थानिक हैं, यूरेनियम 92, 232, 236, जो इसके अन्य आइसोटॉप्स हैं, उन आइसोटॉप्स में से जैसे गोल्ड को आप माइंस में से जब निकालते हैं तो वो मिट्टी में, पत्थर में लिपटा हुआ मिलता है या फिर किसी तरह से अपने ओर के रूप में, अयस्क के रूप में मिलता है। ऐसे ही यूरेनियम के अयस्क को पिच ब्लेंड कहा जाता है, जहां पर यूरेनियम 92, 235 जो आइसोटॉप है, इसकी परसेंटेज 1 से भी काफी कम होती है। ऐसे में उस पिच ब्लेंड से यूरेनियम 235 को बनाना अपने आप में एक प्रोसेस मांग करता है, डिमांड करता है कि एक प्रोसेस इन्वॉल्व हो जिसके माध्यम से इसे बनाया जा सके। इस प्रोसेस को यूरेनियम एनरिचमेंट कहते हैं, यानी केवल ओर को साफ करने की कला नहीं, अपितु समस्थानिकों में भी अंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। ये एनरिच्ड यूरेनियम का उपयोग दो काम में किया जाता है, या तो न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने में या न्यूक्लियर वेपन चलाने में। न्यूक्लियर वेपन चलाना इसका डिस्ट्रक्टिव यूज है और कंस्ट्रक्टिव यूज में न्यूक्लियर रिएक्टर चलाना है। न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम करके ही दुनिया के देश यूरेनियम एनरिचमेंट में लगे रहते हैं, लेकिन जिनके पास रिएक्टर्स हैं वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना लेंगे। उन प्रकार के डर में ईरान का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि ईरान दुनिया को कह यह रहा है कि रिएक्टर बनाऊंगा, लेकिन यह न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। और इस काम के लिए इसने ये जितने भी पंखे जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, इन सभी जगह एनरिचमेंट प्लांट लगाए हुए हैं। यहां लगातार यूरेनियम का एनरिचमेंट हो रहा है और ऐसे में यूरेनियम संवर्धन होने से यूरेनियम की मात्रा ईरान के पास बढ़ती चली जा रही है। इस बढ़ती मात्रा से न्यूक्लियर बॉम्ब बनने का चांस बढ़ता चला जा रहा है। और न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में इजराइल का कहना है कि इन्होंने नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब के बराबर यूरेनियम ऑलरेडी बना लिया है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की देरी है। चूंकि ईरान इजराइल पर कभी भी हमला कर सकता है, इसी डर के मारे इन्होंने इन्हीं ठिकानों को टारगेट कर दिया जिन ठिकानों पर यूरेनियम बनकर रखा हुआ था। बड़ा सवाल है, क्या वो यूरेनियम पर भी हमला करने में कामयाब हुए? अगर ऐसा होता तो यहां पर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक की खबरें होती, जो फिलहाल नहीं है, इसलिए इस तरह का क्लेम नहीं किया जा सकता। बीबीसी ने इन हमलों की पुष्टि करते हुए इन सारी जानकारियों पर बताया कि ये सारे तथ्य सही हैं। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरह से टारगेटेड हमले हुए हैं, यहां पर इंसानों को निशाना बनाया गया है जो कि ईरान की तरफ से इजराइल को धमका रहे थे या न्यूक्लियर वेपन्स के बनाने में बहुत उपयोगी थे। उन सबको यहां पर अलग अलग जगहों पर टारगेट किया गया है। ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन इसीलिए बना रहा है ताकि भविष्य में कोई भी देश उस पर हमले की ना सोच सके। ईरान ने बढ़िया से तैयारी की है इजराइल के खात्मे की। असल मायने में इजराइल को ईरान बिल्कुल पसंद नहीं करता है। खैमनेई के टाइम से, जब खैमनेई पहली बार आए थे, तब से ही इन दोनों के बीच में राइवलरी चली आ रही है। इस राइवलरी पर फिर से एक बार आपके सामने वीडियो प्रोड्यूस कर देंगे, ऑलरेडी हमने डाल रखा है, फिर भी एक बार आपके सामने रीसरफेस कर देंगे कि इन दोनों के बीच असल दुश्मनी क्या है। लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए यह जान लीजिए कि इजराइल का डर है कि जैसे हमास को और हिजबुल्लाह को और इधर हूतियों को इन्होंने अपना समर्थन दिया था इजराइल पर हमला करने के लिए, जिस दिन ईरान खुद न्यूक्लियर वेपन बना लिया, ये देखेगा नहीं और सीधा इजराइल पर बम गिराकर उसे हमेशा के लिए समाप्त कर देगा। इजराइल के अंदर बैठे हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान देते हुए कहा कि ऑलरेडी यहूदियों ने होलाकास्ट देखा है। ऐसे में अगर फिर से ऐसा कभी न्यूक्लियर बम हम पर गिरता है तो यह हमारे लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। इससे निपटने की हमें आवश्यकता है। इसी वजह से इन्होंने खुद से डिफेंस में आगे से प्रोएक्टिव अटैक कर दिया है और इन ठिकानों को निशाना बना लिया है। न्यूक्लियर फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया। जहां पर यह न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी वहां पर यूएस का इंटेल था कि ईरान के अंदर न्यूक्लियर थ्रेट डेवलप हो रही है और उसी थ्रेट पर काम करते हुए अमेरिका लगातार चमक रहा था। देखिए, आपको याद होगा तो ट्रंप से पहले
पहले बार जब ट्रंप आए थे उससे पहले बाइडेन का ओबामा का शासन हुआ करता था और उन्होंने ईरान के साथ में JCPOA नाम का एक एग्रीमेंट किया था। परमानेंट 5 प्लस जर्मनी ने मिलकर के एक एग्रीमेंट किया ईरान के साथ कि हम आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की निगरानी करना चाहते हैं, आप हमें न्यूक्लियर रिएक्टर्स दिखा दो, हमें यह सुनिश्चित करा दो कि इस यूरेनियम का उपयोग आप केवल नाभिकीय ऊर्जा के लिए करेंगे, बॉम्ब के लिए नहीं करेंगे। यह काम ओबामा कर गए थे और ईरान को परमिशन दे गए थे। लेकिन जब ट्रंप आए तो उन्होंने ओबामा के इस फैसले को पलटते हुए ईरान पर प्रतिरोध लगाया और काटसा नाम का एक कानून लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिए कि ईरान कुछ भी नहीं कर सकता, ना वो रिएक्टर के लिए यूरेनियम बनाएगा ना बॉम्ब के लिए। बॉम्ब तो दूसरी बात है, हम अमेरिका द्वारा किए गए इस एग्रीमेंट को भी नहीं मानते हैं। ट्रंप चले गए, बाद में बाइडेन आए। बाइडेन ईरान के साथ संबंध सही नहीं कर पाए और फिर ट्रंप आए। ट्रंप जब दोबारा आए तो इन्होंने पहले वाले काल में जो इन पर सैंक्शंस लगाए थे उन सैंक्शंस को हटाने पर विचार करने लगे, क्योंकि ट्रंप अब जब से आए हैं तब से थोड़े रवैये में ढुलमुल हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस स्टैंड पर हैं। पहले चाइना पर प्रतिबंध लगाते हैं फिर हटाते हैं, पहले ईरान पर प्रतिबंध लगाए थे पिछले कार्यकाल में, इस बार ईरान से ही नेगोशिएट कर रहे हैं कि बताओ तुम मुझे क्या दे सकते हो। और ऐसे में इनके नेगोशिएशंस नेतन्याहू को पसंद नहीं आते। इसी के चलते हुए ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में थोड़ी खटपट भी हुई। इस पर हमने सेशन भी किया था। इजराइल को इन्होंने यह कहा कि मैं नेगोशिएशन में इन्वॉल्व हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत पाकिस्तान के बीच मैंने सीज फायर कराया है, ऐसे ही तुम दोनों के बीच में मैं बातचीत कर तो रहा हूं, तुम काहे की चिंता कर रहे हो। यह बोले कि महाराज आप 10 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब भी यह बना रहा था, आज भी यह बना रहा है। 10 साल में इसने कितना बना लिया होगा, आप विचार कीजिए। ऐसे में अगर यह व्यक्ति बनाने में कामयाब हो गया तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा ना। आपका नेगोशिएशन का क्या है, 3 साल बाद चले जाओगे आप, मतलब 3 साल बाद राष्ट्रपति रहोगे नहीं। ऐसे में मेरा क्या होगा, इजराइल तो खत्म हो जाएगा, मैं आपकी बातों पर नहीं रह सकता। ट्रंप नेतन्याहू से कहते हैं कि तुम ईरान को धमकाओगे नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूं। इजराइल अमेरिका से कहता है कि देखो मैं ईरान पर हमले के लिए तैयार हूं, बाकी आप अपना देख लो। अमेरिका इस बात में बुरी तरह से फंस जाता है। कल अखबारों में सुर्खी छपती है, अल जजीरा की सुर्खी बनती है कि क्या इजराइल वाकई में ईरान पर हमले की प्लानिंग कर रहा है या केवल धमकी दे रहा है। ऐसी बात क्यों थी, क्योंकि ट्रंप जो थे ना वो इजराइल को समझाने लग गए कि तुम हमला नहीं करोगे, मैं बातचीत में लगा हुआ हूं ना, मैं आजकल एक अच्छा व्यक्ति बन चुका हूं, मैं अमेरिका हूं और मैंने अपनी तरफ से अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाया था। मेरे को जानते नहीं हो कि मैं कितना अच्छा मीडिएटर हूं, मेरे चलते पुतिन जो है वो मानने को तैयार नहीं हो रहे, तुम मुझे जानते नहीं हो कि। बोले सब जानते हैं, तुम्हारी कोई नहीं सुनता, तुम्हारी मजाक बनती है। ऐसे में नेतन्याहू पर कल कयास लगाया जा रहा था कि यह हमला करेंगे या नहीं करेंगे। असल में मैं इस न्यूज के आधार पर आज सुबह यह सेशन करने वाला था कि ईरान पर हमला कब करेगा इजराइल, लेकिन सुबह जब हमला हुआ तो मुझे टाइटल बदलना पड़ा कि इजराइल पर कर दिया, इजराइल ने कर दिया ईरान पर हमला। हमारा टाइटल सुबह बदला है, हम तैयारी में थे कि कब करेगा और ये हो गया, ये वाला इस तरह से न्यूज बना। खैर कोई नहीं साहब, तो इजराइल ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन राइजिंग लॉइन नाम दिया है और ईरान का जो ये उद्देश्य है कि वो इजराइल को खत्म करेगा, उससे निपटने के लिए इन्होंने ये काम कर दिया है। इन्होंने कहा कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने प्रीएम्प्टिव, प्रिसाइज और कंबाइंड ऑफेंस किया है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ। ये सुबह 6:15 बजे इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी दी। आईडीएफ की तरफ से स्पोक पर्सन बाहर आए और उन्होंने साफ साफ अपनी तरफ से कहा, हमें पता था कि उन्होंने न्यूक्लियर बम बनाने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया है, अगर हम उन पर कार्रवाई नहीं करते तो ऐसे में हमारे ऊपर वो लोग बम गिरा देते। हमने अपनी सुरक्षा में उन पर कार्रवाई कर दी है। नेतन्याहू निकल कर आते हैं। नेतन्याहू सुबह 7:15 बजे अपना ट्वीट डाल देते हैं, कहते हैं कि इसका कार्यक्रम का नाम राइजिंग लॉइन रखा गया है और इस राइजिंग लॉइन कार्यक्रम में हमने केवल एक ही काम किया है और वो काम है इन लोगों को निशाना बनाना। और निशाना कैसे बनाया गया वो सर्वविदित है, आप सभी लोग अच्छे से जान और देख रहे हैं। खैर इस बीच में दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो जाती हैं। प्रतिक्रियाओं में न्यूज ये चलने लगती है कि इनके सारे टॉप ऑफिशियल्स इजराइल ने खत्म कर दिए हैं। एक एक करके नाम निकल के आना शुरू होते हैं। ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ थे मोहम्मद बाघेरी, इनको एलिमिनेट कर दिया गया है, ये न्यूज निकल कर आती है। ये वो व्यक्ति था जिसको अमेरिका और कनाडा ने प्रतिबंधित किया हुआ था। ऐसे ही चीफ कमांडर जो ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड है